नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, इस 100 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारा प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि प्राणियों में यौवनारंभ के बाद आता है। प्राणियों में यौवनारंभ के बाद कौन सा अवस्था आता है? तो आप बताओगे भैया प्रजनन अवस्था आता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आपके सामने है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का जो सबसे अधिक जीवन काल होता है मेरे भाई, वो 140 वर्ष का होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बांस जाति में पुष्पन होता है। बांस जाति में मेरे भाई कितने बार पुष्पन होता है? तो पूरे जीवन काल में एक बार होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और भी होता है प्रशांत महासागरीय सामन मछली जो है, इसमें भी केवल एक बार ही प्रजनन होता है मेरे भाई। चलिए देखिए, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। एक बार हिंदी में पूछा था कि युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं, तो युग्मक जनन कहते हैं और गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। 4 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल है कि द्विगुणित है, निम्नलिखित में कौन है जो द्विगुणित है? तो युग्मनज आपका द्विगुणित हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे मेरे भाई, मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र किस में पाई जाती है? गाय में पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, कुत्ता में पाई जाती है। इन सभी में मध्य चक्र पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि सल्क कंद का उदाहरण है। सल्क कंद का उदाहरण कौन सा है? तो सल्क कंद का उदाहरण आपका प्याज हो जाएगा। यहां पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन मेरे भाई कहां होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई जितने भी साथी 199 वाला नोट्स नहीं ले पाए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसके लिए मैं बता दूं आज के लिए ऑफर है मेरे भाई। आपको ये सिर्फ 149 में आपको ये मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का नोट्स। तो अभी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है क्योंकि आपको भी पता है भैया आज हमारा रक्षाबंधन है। इस खुशी में मैं आपके लिए यहाँ पे इतना ऑफर दे रहा हूँ मेरे भाई। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे। अच्छा चलो भैया, ये 149 कहीं ना कहीं भैया ये टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो इसको हम सीधा कर देते हैं। आज के लिए सिर्फ 99 कर देते हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सभी भाई बहन जो है बहुत अच्छे से पढ़े। तो मेरे भाई इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा। ये ऑफर आपको फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 99 में आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मिलेगा और हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए है। तो अभी जरूर से मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे या तो कॉल कर लीजिएगा। देखिए यहां पे है प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन मेरे भाई किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको कैसे पहचानूंगा कि आप ऑफर वाला क्लास देख के आए हो? तो मेरे भाई आप बता दीजिएगा भैया आज जो ऑफर दिए है ना उसी के लिए यहाँ पे हम नोट्स परचेज करने आए हैं, इतना बोल दोगे मैं समझ लूंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। यहां पे प्रश्न है कि पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो पीडोजेनेसिस जो है मेरे भाई ये यहां पे फैसियोला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए। यहां पे प्रश्न है
जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न हो तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? यौन द्विरूपता बोलते हैं क्या मेरे भाई? इसे लैंगिक द्विरूपता बोलते हैं या तो यौन द्विरूपता रहता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे है कि घरेलू मक्खी के मियोसाइट में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओगे भैया 12 होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन तक आप लोग बने रहिएगा मेरे भाई, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। देखो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो द्विनिषेचन आपका आवृत बीजी में पाया जाता है। 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, किसी भी पुष्प के अंडाशय मेरे भाई द्विगुणित होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोंटोलॉजी में मेरे भाई किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है वृद्धावस्था का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आप लोग रिवीजन कर लो पूरे 100 क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु कहलाते हैं जरायुज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विविपेरस कहलाते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया भैया युग्मक जनन कहलाती है। अगर दोनों का संलयन होगा तो निषेचन कहलाती है। ये बात आप याद रखिएगा। और दोनों का भैया अगर मैं बताऊं दोनों मिलके क्या बनाते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। युग्मनज डिप्लॉयड होता है, जो कि जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। चलो 19 नंबर सवाल है, अलैंगिक जनन में कितने प्राणी भाग लेते हैं? तो लैंगिक में 2 प्राणी और अलैंगिक में 1 प्राणी। तो 19 का ए करेक्ट हो जाएगा भैया। 20 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर दो जी, सभी साथी क्लास को लाइक कर लो। अगर आप नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। लाइक रहता है ना तो एकदम शुरू से लेके अंत तक हम एनर्जेटिक रहते हैं और आपको उसी एनर्जी में पढ़ाते हैं शुरू से अंत तक जिस एनर्जी में हमने स्टार्ट किया था। देखो यहाँ पे प्रश्न है, आलू के कंद में आंखें होती है। कैसी आंखें होती है भाई? कक्षस्थ कलिकाएं जैसी। क्या आपने बताया? हाँ भैया कक्षस्थ कलिकाएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। द्विनिषेचन का परिणाम है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष जो होते हैं ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। चलो यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? गेमा द्वारा प्रजनन मेरे भाई किसमें होता है? तो ये कुछ ब्रायोफाइटा में होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग। यहाँ पे है कि पेनिसिलियम कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका कोनिडिया के द्वारा। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का कौन सा उदाहरण है? 24 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे तो बहुत अच्छे भैया अदरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, निम्नांकित में किसमें सिर्फ 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं? नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अंडज नहीं है? अंडज नहीं है भैया तो बताओ ना, मानव हो जाएगा ना, क्योंकि मानव भैया शिशुओं को जन्म देते हैं। विविपेरस में आते हैं ये। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपने बताया भैया 23 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये होता है कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होगा, इसका मतलब बाह्य निषेचन होगा। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। अमीबा आ जाए आपके सामने, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें क्या होता है? प्रजनन द्विखंडन के द्वारा ही तो होता है। देखो यहाँ पे प्रश्न है,
इनमें कौन सा है जो अंडज है, अंडा देने वाला? एकिडना हो जाएगा भैया, एकिडना, कंगारू, गाय। बताओ अंडज कौन सा है भाई 31 का, बताओ एक बार। यही एकिडना ही तो है। कंगारू अंडा नहीं देते, गाय अंडा नहीं देते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, एकिडना भैया एक योजक करी है, आपने पढ़ा होगा, एक बार आया था एग्जाम में कि एकिडना क्या है, तो योजक करी है मेरे भाई, कनेक्टिंग लिंक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, समयुग्मकी पाए जाते हैं। तो समयुग्मकी किस में पाए जाते हैं? समयुग्मकी आपका यहाँ पे शैवाल में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में, सब में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, मुकुलन के द्वारा किसमें जनन होता है? हाइड्रा में, यीस्ट में। हाइड्रा और यीस्ट यहाँ पे दोनों होगा, उपरोक्त दोनों में मेरे भाई। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन बताओ, द्विखंडन भैया बताओ जल्दी से। 34 नंबर सवाल, और आपने बताया भैया द्विखंडन पैरामीशियम अमीबा दोनों में होता है। अभी तो जस्ट आपने ऊपर में बता के निकला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे है जम्यूल निर्माण किस में होता है? तो स्पंज में जम्यूल निर्माण होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है बीज चोल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? तो ये मेरे प्यारे भाई कैसे होते हैं बताएंगे? चलो ये होते हैं आपका छोटे होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन काल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे प्रश्न देखो, अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मेरे? क्लोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव में भी होता है। इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, यदि परागण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो क्या कहेंगे इसे? मधुमक्खी के द्वारा परागण को क्या कहेंगे? सीधा बताओ, तो आर्निथोफिली कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप हमें बता दो, एंटोमोफिली ये किसके द्वारा परागण? कीटों के द्वारा होता है क्या? कीट के द्वारा या फिर चींटी के द्वारा एंटोमोफिली कहलाता है? ये बता के चलो आप लोग। इसके बाद मैं बता दूं, मेलेकोफिली, घोंघा द्वारा परागण को मेलेकोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ मेरे भाई, इसके द्वारा परागण को क्रोप्टेरोफिली कहते हैं। आप लोग बता के चलिएगा कि एंटोमोफिली जो है ये किसके द्वारा परागण को कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं, पक्षी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? लो भैया वही प्रश्न आ चुका है आपके सामने, और यहाँ पे आर्निथोफिली आप लोग लगाओगे, जो प्रश्न मैंने ऊपर पूछा वही यहाँ पे है। चलो, पक्षियों के द्वारा परागण को आर्निथोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिका का पावर हाउस है ये। देखो निषेचन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो सिंपल सा है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का यहाँ पे संयोजन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष मैंने बताया था ट्रिप्लॉइड होते हैं। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो बहुत अच्छे द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। 47 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें जल के द्वारा परागण होता है? जल के द्वारा परागण को भैया आप बता दो, हाइड्रोफिली कहते हो क्या? चलो यहां पे पहले बता दो क्या हो जाएगा 47 का। बहुत अच्छे भैया, हाइड्रेला में होता है जल परागण। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है, यदि परागण का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो इसे क्या कहेंगे? वायु द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने तो बताया आर्निथोफिली, बता दो आर्निथोफिली जस्ट मैंने बताया, और एंटोमोफिली, मेलेकोफिली ये सब आपको याद रखना है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे किसी परागण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? तो ये बना हुआ होता है यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
50 नंबर सवाल है, भूमि फलनी फल कौन सा है? भूमि फलनी फल आपका मूंगफली है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। आवृतबीजी में यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद निरूपित होता है किससे? आवृतबीजी में मादा युग्मकोद्भिद जो है मेरे भाई निरूपित होता है किन से? तो भ्रूणकोश से निरूपित होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न है, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो पराग कणों में मेरे भाई विशेषकर आप बताओगे विटामिन ए, विटामिन बी होता है क्या? बताओ जल्दी से, विटामिन बी होता है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे यहाँ पे, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? तो ये होता है गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में होती है? तो बहुभ्रूणता जो है सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में होती है। 55 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपका बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के द्वारा परागन को जस्ट मैंने बता के चला था, मार्मिकोफिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 56 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। 57 नंबर सवाल है, इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष मेरे भाई कौन बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, परिपक्व परागकोश में कितने परागकोष्ठ उपस्थित रहते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है किसको? ये किसको प्रदर्शित करता है? तो नर स्पोरोफाइट को ये प्रदर्शित करता है। चलिए 60 नंबर सवाल है कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? विकासशील परागकण को मेरे भाई पोषण किन से मिलता है? तो यहाँ पे टेपेटम से मिलता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 61 नंबर सवाल है, किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? किसी भी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण बताओ जल्दी से। मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, परागकण किसकी विशेषता है? परागकण मेरे भाई किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी की। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। और साथियों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करते चलना सभी साथी, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस क्लास में। देखो परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? ये किसका बचा हुआ भाग है भैया? तो बीजांड काय का। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? मादा पुष्प का भाग निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका सही जवाब कह रहे हो भैया जायांग हो जाएगा। चलो नर पुष्प का पुमंग होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो यहाँ पे, परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जनन छिद्र कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री केसर का भाग निम्न में कौन सा है? स्त्री केसर का भाग मेरे भाई यहाँ पे देखो वर्तिकाग्र हो जाएगा, वर्तिका हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। ये सभी आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आवृतबीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है? आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। आपको मैंने ये बात बता के चला था। 68 नंबर सवाल है, यहाँ पे है कि भ्रूणकोश में प्रवेश करते समय परागनलिका में होते हैं, क्या होते हैं परागनलिका में? तो 2 नर युग्मक होते हैं। 68 का ए करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों विकल्प हमारा करेक्ट है। 70 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, टेपेटम का क्या कार्य है? टेपेटम का कार्य आपने बताया भैया पोषण है। क्या है? न्यूट्रिशन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जन्म नियंत्रण की शल्य विधि है? जन्म नियंत्रण की शल्य विधि बताएंगे तो वो आपका ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी दोनों हो जाएगा। 71 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण मेरे भाई किसके द्वारा होता है? 72 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया एंड्रोजन हो जाएगा। 72 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 73 नंबर सवाल आपके सामने है
कि एक्रोसोम निम्नांकित में किसका संभाग है। एक्रोसोम किसका संभाग है, तो मानव शुक्राणु का शीर्ष भैया ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सिर का, मानव शुक्राणु का जो सिरा पर होता है वो यहाँ पे एक्रोसोम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एंड्रोजन यहाँ पे और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेरे भाई किनसे स्रावित होता है, तो ये होता है अंडाशय से स्रावित। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो बताओ कि क्रोमोजोम किसका भाग है, ये आप बताओ। क्रोमोजोम मेरे भाई किसका भाग है, तो ये शुक्राणु का भाग है, आपने पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर सवाल है। मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा, यानी कि अपरा जो लिखा रहता है, किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, तो हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। चलो 77 नंबर सवाल है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, वो कैल्शियम की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे बता के चलो, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध श्रावण को कोलेस्ट्रम कहते हैं। इनमें क्या निहित रहता है, इनमें निहित रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन नंबर ए होगा IgA। चलो आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर सवाल है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण मेरे भाई FSH के द्वारा होता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कम से कम तो 70 प्लस सही कर पाओगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो भैया 70 प्लस सही होना चाहिए, ये तो लास्ट में पता चलेगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो ये क्या बनेगा भैया, युग्मनज बनेगा, मैंने तो जस्ट बताया था। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति ये वृषण से होती है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो बता के चलो, यहाँ पे अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। उत्तरदायी हार्मोन मेरे भाई LH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे आप लोग। 83 नंबर सवाल आपके सामने है, कौन सा परीक्षण के द्वारा बिना पैदा हुए बच्चों में आनुवंशिकी व कारिकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है, बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे भैया, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में कितनी होती है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा 9 मंथ का होता है, गुना में 30 कर दो तो यहाँ पे 270 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 85 नंबर सवाल आपके सामने है, वृषण थैली किससे संबंधित है। वृषण थैली मेरे भाई किससे संबंधित है, तो वृषण से संबंधित होगा। 86 नंबर सवाल यहाँ पे है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या भैया 8 होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल है, योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया बता दो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइमन। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था मेरे भाई ये कहलाती है मोरुला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर सवाल है कि नेत्र लेंस किससे बना होता है। नेत्र लेंस मेरे भाई किन से बना होता है, तो ये बनता है एक्टोडर्म से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग बताएंगे। प्राथमिक जनन अंग भैया बताओ, वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 91 नंबर सवाल है, अंडे का जीवन काल कितने दिनों का होता है भैया बता दो। अंडे का जीवन काल होता है कितने घंटे का, बता के चलिएगा आप लोग, तो भैया 24 घंटे का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है। किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ मेरे भाई किसमें पाया जाता है बताएंगे, तो ये पाया जाता है एक्रोसोम में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 93 नंबर सवाल है, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होगा, तो ये होता है स्तनधारियों में। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। साथियों अभी भी भूल गए हो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, तो कर दो ना जी, सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे साथी ऐसे चले जाते हैं। देखो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है, 400 है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, हीमोकोरियल अपरा किस में पाया जाता है। मानव में पाया जाता है। मानव कहाँ है भाई, मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बता के चलिएगा,
यहाँ पे प्रश्न आपका आ चुका है कि कॉपर टी निम्न में से किसे रोकता है। कॉपर टी किसे रोकेगा, तो निषेचन को रोकेगा। 97 का ए करेक्ट होगा। 98 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आप बताओगे भैया ये कौन, एड्स हो जाएगा क्या। एड्स आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि याद रखें। सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस ये सभी होता है, हेपेटाइटिस। चलो आगे बढ़ते। 99 नंबर सवाल है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरत है। जनन स्वास्थ्य के लिए आप बताओगे यौन संचारित रोग से बचाओ, बिल्कुल सही बात है। गर्भपात भैया ये भी सही है। गर्भवती का समुचित देखभाल ये भी, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट होगा 99 का। चलो 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है कि जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आप बताओगे आय में ह्रास यानी कि कमी, भूमि का ह्रास, उसके बाद खनिज का ह्रास, ये सभी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे भाई आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथियों क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके साथी, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।